हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। पिछले लेक्चर्स में हम लोग 3D का बेसिक देखे थे। आज आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। जल्दी सब लोग आए। चलो थोड़ा थोड़ा पहले स्टार्ट में हम लोग देखेंगे जो हम लोग कोऑर्डिनेट से रिलेटेड पहले पढ़ चुके हैं। जैसे डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट अगर आपके पास x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस, यहाँ z1 है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा बात है। अच्छा, कोई कहे कि सर ये 2D वाला तो मान लीजिए हम जानते हैं, 3D वाला कैसे प्रूफ होगा? अरे स्पेस में अगर एक पॉइंट है x1 y1 z1, ऐसे जेड कोऑर्डिनेट भी इधर एक्स वाई, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z, ये मान लो A है, ये B है। अगर आपको दो पॉइंट पता हो तो ये वेक्टर में बताए थे कि दो पॉइंट पता होता है तो वेक्टर बनाने हम लोग सीखे थे, याद ही होगा सबको। क्या होता है वेक्टर? AB वेक्टर क्या होगा? बाद वाला में से पहले वाला घटाओ, IJ लगाओ। डायलॉग याद रखना, बाद वाले में से पहले वाला घटाओ, IJ लगाओ। AB वेक्टर क्या बना? AB वेक्टर क्या बना? बाद वाला मतलब B, पहले वाला मतलब A, तो बाद वाले में से पहले वाले घटाओ, x2 माइनस x1 I, y2 माइनस y1 J, z2 माइनस z1 K। ये सर हो जाएगा AB वेक्टर। और AB वेक्टर अगर पता है तो AB का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही होगा AB का लंबाई, या बोल सकते हो A और B के बीच का डिस्टेंस। तो कोई अगर वेक्टर पता है तो मैग्नीट्यूड निकालना सबको आता है। I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये रूट में ये आएगा AB का वैल्यू। यही होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सही है सर, सिंपल बेसिक बात है, आपको पता होगा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। बस एक जेड वाला बढ़ता है, बाकी तो कोऑर्डिनेट में जो हम लोग पढ़े थे वही वाला है। ठीक है सर, एक जेड वाला बस बढ़ता है। सेक्शन फार्मूला, दो पॉइंट अगर आपको ए और बी पता है, दो तरह का डिवीजन होता है, सबको ये सब कोऑर्डिनेट में पता होगा। सेम वही बात है, एक इंटरनल डिवीजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। पहले इंटरनल डिवीजन के विषय में देखते हैं। अगर आपके पास एक लाइन का सेगमेंट AB है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। ठीक है सर, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। अब अगर एक पॉइंट P ले जो AB को m/n के रेशियो में डिवाइड करे, एक पॉइंट P AB को m/n के रेशियो में डिवाइड करे, तो ये जो P होता है सब कोऑर्डिनेट में बताए थे। P का कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये ऐसे चलता है ना, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 ny1 अपॉन m प्लस n, और तीसरा हो जाएगा m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। ये अगर इंटरनल डिवीजन होता है तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, यहाँ रेशियो AP अपॉन PB, देखो ये वाला रेशियो AP अपॉन PB, ये m/n होता है। दूसरा, जब एक्सटर्नल डिवीजन लेते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन, इसमें देखो कहानी क्या चलता है। ये A है x1 y1 z1,
B है x2y2z2 और P पॉइंट अभी भी m/n में डिवाइड कर रहा है AB को, मतलब वहाँ रेशियो m/n है, यहाँ भी रेशियो m/n है, AP अपॉन PB m/n यहाँ भी है, ऐसा है। देखो AP अपॉन PB ये m/n है, ठीक है सर। AP अपॉन PB यहाँ भी m/n, मतलब रेशियो क्या रहता है, सेम। डिवीजन एक्सटर्नल है, कैसे पता चला, AB जो लाइन का सेगमेंट है अगर पॉइंट उसके बीच में कभी होगा तो डिवीजन इंटरनल कहलाएगा, और पॉइंट अगर बाहर होगा मतलब AB सेगमेंट के बीच में ना होकर बाहर कहीं आगे या पीछे बढ़ाने पे तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। अब P का कोऑर्डिनेट इस केस में बस यहाँ माइनस हो जाता है, सबको याद ही होगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये होता है सर P का कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल डिवीजन में। और इन जनरल अगर कभी डिवीजन आपको न पता हो, अपने से डिवीजन एज्यूम करना हो, तो हमेशा λ/1 एज्यूम करते हैं इंटरनल। क्या बोले हैं, अपने से डिवीजन मानना होगा तो λ/1 इंटरनल मानना। अब डिवीजन अगर पॉजिटिव या डिवीजन अगर इंटरनल है तो लैम्डा पॉजिटिव आएगा, और डिवीजन अगर एक्सटर्नल है तो लैम्डा निगेटिव आएगा। लैम्डा पॉजिटिव का मतलब इंटरनल डिवीजन, लैम्डा निगेटिव मतलब एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बताए थे आपसे कि यार अगर एक प्लेन है, अगर एक प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, उसमें लाइन में हम लोग लाइन पढ़ते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो 2D मतलब कोऑर्डिनेट में जो स्ट्रेट लाइन होता है, 3D में प्लेन होता है, लगभग सब सेम रहता है। तो अगर एक हम लोग प्लेन लें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ठीक, क्या लिए, प्लेन। अब अगर एक लाइन का सेगमेंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को ज्वाइन करके बना हो, ठीक, और आपसे पूछे कि ये प्लेन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो रेशियो क्या होता है, याद है आप, रेशियो 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 बताएं भाई। मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, ये सर एक लाइन का सेगमेंट है AB, A है x1 y1 z1 और B है x2 y2 z2, ठीक सर। अब एक प्लेन है, क्या है, प्लेन। ये प्लेन AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये आपको निकालना है, प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है। तो इसमें मैं आपको बताया था जब हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन कि रेशियो अगर आपको अपने से मानना है तो λ/1 मानेंगे। तो मान लो कि यार जो प्लेन है ये AB को λ/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक, AB को प्लेन λ/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब λ/1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, कैसे, सेक्शन फार्मूला लगा के। तो P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, P आएगा x2 लैम्डा या लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, सेक्शन फार्मूला लैम्डा x2 प्लस 1 x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर आएगा लैम्डा y2 प्लस 1 y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा z2 प्लस 1 z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये आ गया P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब P पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर ही है भाई P, तो इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये P पॉइंट को इस प्लेन में रख दो, तो x के जगह लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, y के जगह लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, z के जगह लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस d बराबर 0। ये सर आ गया सेटिस्फाई कराने के बाद। अभी यहाँ से आप लैम्डा आसानी से निकाल सकते हैं, तो लैम्डा यहाँ से निकाल के आप देखें, यहाँ से देखिए ऐसे मन की आंखों से, लैम्डा के साथ आएगा ax2, यहाँ आएगा by2, यहाँ आएगा cz2, और ये एलसीएम लेने के बाद जब इधर जाएगा लैम्डा तो d लैम्डा आएगा, मतलब लैम्डा के साथ d भी आएगा, और जो और आएगा सबको RHS साइड लेते जाना, ax1
by1 cz1 प्लस डी, RHS साइड गया तो माइनस में हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी, और नीचे ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस डी। ये होता है सर लैम्डा का वैल्यू। आपको याद कैसे रखना है, इतना ये सब करने का कोई जरूरत नहीं, याद डायरेक्ट इसे स्ट्रेट लाइन में बताया था, फिर से बता रहे। अगर किसी प्लेन द्वारा 2 पॉइंट से जो लाइन का सेगमेंट बना है उसको किस रेशियो में प्लेन डिवाइड करेगा, ये अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट याद रखना लैम्डा का वैल्यू क्या, लैम्डा के साथ वाला पॉइंट, लैम्डा के साथ वाला देखो ये, इसको प्लेन में सेटिस्फाई करा देना। तो x1 y1 z1 सेटिस्फाई कराएंगे तो आएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी। सामने वाला पॉइंट सेटिस्फाई कराओ ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस डी, दोनों को माइनस साइन से डिवाइड कर दो, वही होता है लैम्डा का वैल्यू। समझ गए लैम्डा का वैल्यू निकालना, मतलब डायरेक्ट याद रखना, इसको इतना करने की जरूरत ना पड़े। क्या बताए हैं, लैम्डा के साथ वाला पॉइंट प्लेन में सेटिस्फाई, सामने वाला पॉइंट सेटिस्फाई, माइनस साइन से डिवाइड करो, लैम्डा का यही वैल्यू होता है। आपको 2 लाइन बस बच जाएगा, इतना फायदा होगा। अच्छा एक सवाल और बताते चलें आप, तब फिर आगे बढ़ा जाएगा। अगर मान लो प्लेन XY प्लेन हो जाए, और आपसे पूछे कि XY प्लेन x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो जवाब क्या देंगे। क्या पूछे हैं, XY प्लेन x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या बताएंगे। XY प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, z बराबर 0। तो XY प्लेन अगर पूछे किस रेशियो में डिवाइड करेगा तो वही तरीका, लैम्डा का वैल्यू देखो लिख रहे हैं, माइनस साइन पहले लगा दिया करो, और जो पॉइंट रहेगा सेटिस्फाई कराएंगे इस प्लेन में, तो यार बस z कोऑर्डिनेट है तो z ही आएगा, z1 आएगा और z2 आएगा। तो XY प्लेन द्वारा अगर पूछे कि किस रेशियो में डिवाइड होगा तो आंसर क्या बताएंगे, माइनस z1 बाई z2। उसी तरह अगर YZ पूछे तो माइनस x1 बाई x2, और ZX पूछे तो माइनस y1 बाई y2। चलो आगे करते हैं, इतना बात आप थोड़ा थोड़ा है ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल ट्राई करो। एग्जाम्पल आपके सामने रहा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का यूज करके ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस फार्मूला से अगर कोलिनियरिटी आपको प्रूव करना है, जैसे ABC 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, तो AB निकाल लो, BC निकाल लो, AC निकाल लो। अगर कोई 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो तीनों पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। क्या बताए कि ABC को अगर कोलिनियरिटी आपको दिखाना है तो ABC आपस में तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। अगर कोई 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ गया, इसका मतलब वो तीनों कोलिनियर होंगे। ये तो डिस्टेंस फार्मूला से हो गया। अगर आपको सेक्शन फार्मूला से दिखाना है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो जो 2 पॉइंट आप माने हैं, 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट, अब अगर सेक्शन फार्मूला से आपको दिखाना है कि कोलिनियर है तो क्या करेंगे, बोलिए सर, सेक्शन फार्मूला से कोलिनियरिटी कैसे दिखाएंगे। 3 पॉइंट आपके पास है, बीच वाला पॉइंट जो आप माने हैं, मान लेना कि ये दोनों पॉइंट को λ/1 में डिवाइड करा है। अब सेक्शन फार्मूला लगा के आप बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, और बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया भी है, अरे तीनों पॉइंट दिया मतलब बीच वाला भी दिया है। फिर x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के बराबर करके लैम्डा निकालेंगे। अगर तीनों से लैम्डा सेम आएगा तो कोलिनियर होगा, अगर सेम नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा। तो ये तरीका होता है सर। पहले डिस्टेंस फार्मूला से करते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। नाम अपने से रख लेना कुछ भी, चलो नाम रख दिए ABC, ये इस पॉइंट का नाम A रख दिए, 1 2 3 का, इसका B रख दिए भाई, -1 या चलो इसका B रख देते, किसी का रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम ही है। नाम अपने से आपको रखना है तो कुछ भी रख सकते हैं किसी का। इसको C नाम इसका रख दिए, सही सर। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि ABC कोलिनियर होगा, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि आपस में कोई 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के बराबर आएगा तो कोलिनियर होगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता ही नहीं ना कौन दूर है कौन पास है। या तो करेक्ट फिगर बना लो,
मतलब थोड़ा पॉइंट का सही से लोकेशन देख के फिगर बनाओ तो पता चल जाएगा कौन दूर होगा कौन पास होगा। कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ही हम लोग कर सकते हैं। चलो ए बी निकालते हैं। ए बी कितना आएगा? ए बी आएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सही सर, रूट 29। चलो बी सी निकालते हैं भाई। बी सी ये आ जाएगा 16, 36, 64। सही, कितना आ गया ये? 2 रूट 29। सही है सर, देख लो ध्यान से, 2 रूट 29। अच्छा सी ए निकालते हैं। सी ए आएगा अंडर रूट में 4, 9, 16 रूट 29। देखो कोई दो का सम, इन दोनों का सम तीसरे के बराबर आ गया, मतलब ए बी प्लस ए सी, ये बी सी आ गया। तो दो का सम अगर तीसरे के बराबर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। अच्छा जब ये पता चल गया, अब बता सकते हो कि पॉइंट का लोकेशन कैसा होगा। देखो पॉइंट का लोकेशन कुछ ऐसा होगा, बी यहां रहेगा, सी यहां रहेगा, ए बीच में रहेगा, तभी ना। देखो ए बी ए सी का सम बी सी, ए बी ए सी का सम बी सी। सही है सर, समझ गए? स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था कहाँ है, तो कुछ भी बना दिए। जब पता चल गया कि यार बी सी का वैल्यू ए बी और ए सी के सम के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब बी सी बाहर साइड में होगा, बीच में ए होगा। समझ गए कहानी? ये डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग प्रूव किए हैं तीनों पॉइंट को कोलिनियर। चलो सेक्शन फार्मूला से आपको दिखाते हैं। से हटाओ, आप कर ही लिए होंगे। अब देखो मैं सेक्शन फार्मूला से क्या कर रहा था कि ये तीनों को कोलिनियर दिखाना है। तो मान लिए कि जो बी पॉइंट है ये ए सी को λ/1 में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फार्मूला लगा के बी का कोऑर्डिनेट देखो लिख रहे हैं, तो ये इधर जाएगा 3λ प्लस 1 अपॉन λ प्लस 1। फिर अगला आएगा 5λ प्लस 2 अपॉन λ प्लस 1। फिर अगला आएगा 7λ प्लस 3 अपॉन λ प्लस 1। ये किसका कोऑर्डिनेट लिखे हैं? बी का। बी का कोऑर्डिनेट ये भी है, बी का कोऑर्डिनेट ये भी है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, जेड कोऑर्डिनेट के बराबर। यहां से अगर आप लैम्डा निकालेंगे सर तो आएगा 4λ बराबर -2। देखो ध्यान से, इधर जाएगा 4λ -1 और -1 -2, लैम्डा आ गया -1/2। यहां से लैम्डा निकालो, ये आ जाएगा -1 यहाँ पे 6λ -1 -2 -3, तो लैम्डा बराबर -1/2। यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा 8λ बराबर -4, मतलब लैम्डा आ गया यहाँ से भी -1/2। तीनों जगह से लैम्डा का वैल्यू -1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। सही है सर। तो ये सेक्शन फार्मूला से प्रूव करने का मेथड बताया आपको। पिछले वाला नहीं आया, पिछला वाला कौन सा? ये वाला। देखो सर, ये मैं कह रहा था कि ए और बी दो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन का सेगमेंट ए बी है। इसको कोई प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये आपको निकालना था। सही ना सर? तो अपने से मान लिए कि जो प्लेन है वो λ और 1 के रेशियो में इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करेगा। तो λ/1 मान के p का कोऑर्डिनेट लिख लिए सर, सेक्शन फार्मूला लगाएं, λ(x2 + 1 x1 अपॉन λ + 1) इसी तरह लिख लिए। अब p पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन में क्या करा दिए? सेटिस्फाई। तो देखो ये वाला पॉइंट को इसमें प्लेन में सेटिस्फाई करा दिए। ये प्लेन के ऊपर ही तो होगा। प्लेन हमें यही तो चेक करना है कि प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो p पॉइंट प्लेन पे ही होगा। तो ये p पॉइंट को इस प्लेन में क्या करा दिए? सेटिस्फाई। यहाँ से लैम्डा निकालोगे ये आएगा। तो लैम्डा में लिखना आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बता रहा था कि कभी अगर कोई प्लेन का इक्वेशन आपको दिया रहे और अगर आपको लैम्डा का वैल्यू लिखना हो तो लैम्डा के साथ वाला पॉइंट प्लेन में सेटिस्फाई किया करो, सामने वाला पॉइंट सेटिस्फाई करके डिवाइड कर दिया करो माइनस साइन से। यही होता है लैम्डा का वैल्यू। ठीक है सर। उसके बाद तो एक्स वाई प्लेन z बराबर 0 है, तो जब ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे तो z1 ही आएगा, z में जब रखेंगे तो, और z2 ही आएगा, तो -z1/z2 लैम्डा का वैल्यू आएगा। अगर आपसे कभी पूछे कि एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये आपको बता रहे थे।
उसके बाद ये तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, तो सेक्शन फार्मूला से कैसे करेंगे कोलिनियर प्रूव, ये आपको बता दिया। सेक्शन फार्मूला से कैसे, सेक्शन फार्मूला से कैसे करेंगे, 3 पॉइंट आपको दिया है, तो बीच वाला पॉइंट मान लेना लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बी का कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से लिख लो। फिर ये बी का कोऑर्डिनेट है, ये भी बी का कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर करके तीनों जगह से लैम्डा निकालो। अगर तीनों से लैम्डा सेम आएगा तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अच्छा, अगर मान लो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करना है, और थोड़ा ट्रिक सुनो, वैसे तो ये भी बहुत आसान है लेकिन और थोड़ा आसान तरीका हम लोग सीखते हैं। अगर मान लो आप ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे हो, 3 पॉइंट को कोलिनियरिटी आपको दिखाना है, तो ना तो डिस्टेंस फार्मूला से करना, ना सेक्शन फार्मूला से करना। तब कैसे करें सर, अरे वेक्टर मेथड से करना। वेक्टर मेथड से कैसे करें सर, वेक्टर मेथड से ऐसे करो, देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट -1 -1 -1, सी का कोऑर्डिनेट 3 5 7। अगर 3 पॉइंट को कोलिनियरिटी दिखाना था तो आपको वेक्टर में बताया था कि कोई 2 पॉइंट कोलिनियर दिखा दो, मतलब ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर बनाओ, और ये दोनों एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स अगर दिखा दिए तो कोलिनियर प्रूव हो गया। तो ए सी वेक्टर देखो बना रहे हैं, बाद वाला माइनस वाले वाला, तो कितना आ जाएगा सर, ये 3 में से 1 जाएगा 2 2i, फिर 5 में से 2 3j, फिर 7 में से 3 4। ये बना सर कौन, ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर बना लो, ए बी वेक्टर बना कितना -1 -1 -2i -3j -4k। देख लो ध्यान से, ये एक दूसरे का माइनस टाइम्स है, मतलब एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स है। ए सी बराबर है -ab, इसका मतलब एक दूसरे के क्या होगा, कोलिनियर होगा, प्रूव हो गया, खत्म। सही ना। 3 पॉइंट को अगर आपको कोलिनियर दिखाना है तो ये तीन क्या, अभी एक तरीका और बताएंगे, अभी एक तरीका आपको और बताएंगे। एक तरीका डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा तरीका सेक्शन फार्मूला, तीसरा तरीका वेक्टर मेथड, और चौथा तरीका डीआर या डीसी वाला मेथड, वो भी अभी बताएंगे, डायरेक्शन रेशियो वाला। ये वेक्टर समझ में आया सर। 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर दिखाना है तो कोई 2 वेक्टर कोलिनियर दिखाना होता है, तो 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बना ली, कौन कौन, ए सी और ए बी। तो अगर 2 वेक्टर कोलिनियर हो, ये सब वेक्टर में बताए थे, एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है, तो ए बी और ए सी वेक्टर बना के देखो, एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स आ रहा है। लैम्डा टाइम्स मतलब स्केलर टाइम्स, स्केलर मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ लैम्डा की जगह -1 है, ए सी बराबर -ab आ रहा है। अगला, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्शन कोसाइन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी से शुरू हो रहा है 3D का। मतलब अगर आप सही सच्चाई अगर आपसे बोला जाए या सही से बोला जाए, पिछला अभी तक जितना पढ़े हैं वो बेसिक 3D का बस बेस पढ़ रहे थे, बेस मतलब पहले हम लोग बेस सीख रहे थे, बेस बना लिए, अब इसके ऊपर ईंट रखना शुरू करेंगे। अभी मेन 3D देखा जाए तो यहां से शुरू होता है, जो ये हेडिंग आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायरेक्शन एंगल क्या होता है ये समझो। डायरेक्शन एंगल, हेडिंग डाल लो, डायरेक्शन एंगल क्या होता है। देखो, अगर एक लाइन का सेगमेंट है, उसका नाम ओपी डाल दिए, मान लो ओपी, ओ क्या है, ओरिजिन है, पी मतलब कोई पॉइंट है, सही। एक लाइन का सेगमेंट ओपी है, डायरेक्टेड है फ्रॉम ओ से पी की ओर, मतलब डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन है उसमें ओ से पी की ओर, सही। ओपी एक्स एक्सिस से अगर कुछ एंगल बनाए, मान लो अल्फा बनाए, वाई एक्सिस से बीटा बनाए और जेड एक्सिस से गामा बनाए। अगर ओपी एक्स एक्सिस से अल्फा बनाए, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा, तो ये जो एंगल बनाता है किससे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, यही कहलाता है डायरेक्शन एंगल, यही कहलाता है डायरेक्शन एंगल। और उसको अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन एंगल क्या होता है, लिखो डिफिनीशन, लिखो इफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी, लिखो अपने कॉपी में, इफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी मेक एंगल्स, इफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी मेक एंगल्स अल्फा
फ्रॉम एक्स एक्सिस कामा, बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस कामा, गामा फ्रॉम जेड एक्सिस, अल्फा फ्रॉम अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस और गामा फ्रॉम जेड एक्सिस। देन अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल। अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल। सही है सर, डायरेक्शन एंगल समझ गए। कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से अल्फा बनाए, वाई एक्सिस से बीटा बनाए, जेड एक्सिस से गामा, तो अल्फा बीटा गामा को ही डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। अच्छा सर फिगर में दिखाइए सर, चलो दिखाते हैं, फिगर में दिखाते हैं आपको। देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है भाई, ये जेड एक्सिस है, ठीक। अब ये ओपी एक लाइन का सेगमेंट है, ओपी जैसे ये है, देखो ओपी, अच्छा ये पी है, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई से बीटा बनाए, जेड से गामा बनाए, तो अल्फा बीटा गामा को ही डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। अब 3D में तो है तो हम लोग दिखा नहीं पाएंगे, तो ऐसे ही दिखा देते हैं। ये मान लो ओपी है, ठीक, ओ ओरिजिन है, पी का कोऑर्डिनेट कुछ हम लोग अपने से मान लेते हैं, चलो अलग कलर से कर देते हैं। पी का कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई जेड है, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। सही सर, इतना बात क्लियर है। डायरेक्शन एंगल क्या होता है ये समझ गए कि नहीं, डायरेक्शन एंगल क्या होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं गलती, वो भी सुन लो, गलती नहीं करना है आप उन लोगों को। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता, ये ट्रायंगल का केस नहीं है सर, 3D है। तो कोई सोचे अच्छा सर तीनों एंगल का सम 180 नहीं होगा, तीनों एंगल का सम 360 तो होगा। अरे कुछ नहीं होगा, अपने घर पे आप बैठे हो, लेके देखो एक कोई भी लाइन ओरिजिन से, जैसे मान लो ये लाइन लिए, अब देखो समझना, ये लाइन लिए, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अरे तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है भाई, मतलब अल्फा बीटा गामा में कोई रिलेशन नहीं होता। तो कृपा करके अपने से कुछ न बनाए कि अपने से कहीं लोग मैं देखता हूं कि सर अल्फा बीटा गामा का सम तो 180 होता है, कुछ नहीं होता। ये 360 होता है, वो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। अल्फा बीटा गामा में कोई रिलेशन नहीं होता। तो रिलेशन किस में होता है, कुछ तो होता होगा सर, तो रिलेशन किस में होता है ये समझो। नेक्स्ट पॉइंट अब आप हेडिंग डालिएगा, डायरेक्शन कोसाइन, जो लिखा है वही लिख लीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अभी जो हम लोग एंगल नहीं पढ़े हैं, डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन एंगल पढ़े, इसी अल्फा बीटा गामा का कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसी को दुनिया वाले डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा जो डायरेक्शन एंगल होता है इसका कॉस थीटा जो पढ़ते थे, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो ओपी अगर अल्फा बीटा गामा बना रहा है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से, मतलब वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट में इसको डीसी लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को डीसी ऑफ डायरेक्टेड लाइन ओपी, ठीक है सर। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसका वैल्यू क्या होगा ये थोड़ा देखते हैं भाई। एक काम करो, ओ ओरिजिन है, पी एक्स वाई जेड है, दोनों का कोऑर्डिनेट पता है। अब यहां से परपेंडिकुलर डाल दो एक्स एक्सिस पे। अच्छा कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा ये बताओ, ये कल ही बताए थे कि अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होता है, x 0 0, मतलब ये यहां से यहां तक, चलो इसका नाम डाल दिए m है, तो OM कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और हाइपोटेनस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ओरिजिन और एक्स वाई जेड के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
ये आ गया सर OP। अच्छा, तो कॉस अल्फा क्या लिखोगे? कॉस अल्फा लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, इसी तरह कॉस बीटा, देखो जब कॉस अल्फा लिखें तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, कॉस बीटा लिखेंगे तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो बेस अब वाई हो जाएगा, हाइपोटेनस वही रहेगा। तो अब आएगा कॉस बीटा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कॉस गामा अगर देखेंगे तो आएगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है सर। इन जनरल कॉस अल्फा को हम लोग डिनोट करते हैं L से, कॉस बीटा को M से, कॉस गामा को N से, स्मॉल l स्मॉल m स्मॉल n से डिनोट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। ठीक है सर। अब L M N या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में रिलेशन होता है, अल्फा बीटा गामा में कोई रिलेशन नहीं होता। फिर से मैं बोल रहा हूं, अल्फा बीटा गामा का सम 180 या 360 नहीं होता। तो रिलेशन किस में होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा में। तीनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। स्क्वायर करके आप जोड़ के देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम कॉस स्क्वायर अल्फा देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बीटा आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर गामा आएगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एलसीएम लेगो तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होकर आंसर क्या देगा 1। तो आप ये रिलेशन याद रखेंगे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का सम कितना होता है 1 के बराबर। तो आपको याद क्या रखना है? डीसी, एक दिमाग अपने फिट कर लो, दिमाग अच्छे से खोलो, दिमाग का बत्ती जलाओ। क्या बोले हैं? फिर से सुनो, डीसी का डायरेक्शन कोसाइन का कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी, पहला तो काम कर लिया करो आप, स्क्वायर करके जोड़ के 1 लिख लिया करो, उसके बाद फिर सवाल पढ़ो। क्या क्या स्क्वायर करके जोड़ के 1, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा का सम 1 कर लिया करो। उसके बाद फिर सवाल को आगे पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका तो यूज होगा ही, हर सवाल में यूज होगा। क्योंकि डीसी में हम लोग को बस एक ही रिलेशन आता है यार, क्या आता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो हर सवाल में यही यूज होता है। अच्छा, कभी कभी साइन का भी यूज हो जाता है, तो उसको भी आप अपने से कर सकते हैं। देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का सम 1। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखो, साइन स्क्वायर माइनस में है, RHS साइड ले जाओ, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा आ गया, और 1 1 1 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। तो कॉस स्क्वायर का सम होता है 1 के बराबर, तो साइन स्क्वायर का सम होता है 2 के बराबर। साइन स्क्वायर वाला अगर आपको नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, 1 कॉस स्क्वायर का सम होता है, ये याद रखिएगा। वो तो मान लो आप लोग डिराइव कर लेंगे, साइन स्क्वायर का कहीं काम लगेगा, डिराइव कर लेना, कौन सा बड़ी बात। अच्छा, ये सब जो कहानी है, एक टर्म का आप ध्यान दीजिए। एक टर्म जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देखो, एक टर्म लिखा था डायरेक्टेड लाइन। ये क्यों लिखा था सर? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिखा था। यहां भी देखो, यहां भी डायरेक्टेड लाइन ओपी। डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या? देखो, अगर ऐसे कहीं लिखा है ना डायरेक्टेड लाइन ओपी, इसका मतलब समझना कि इसमें डायरेक्टेड है मतलब डायरेक्शन है, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन है, ओपी मतलब ओ से पी की ओर। इसका मतलब यार, इसमें कहीं भी डायरेक्शन का अगर बात आ रहा है तो इसका मतलब वो वेक्टर का कुछ यूज होना चाहिए यार, क्योंकि वेक्टर में ही डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड तो है ही ओपी, अरे लेंथ उसका ओपी है, मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्टेड बोल दिया मतलब डायरेक्शन भी है। इसका मतलब यहाँ कोई वेक्टर तो होगा यार। तो वेक्टर से इसको थोड़ा रिलेट करके देखो तो बहुत ही आसान आपको लगेगा। चलो वेक्टर से रिलेट करके दिखाते हैं आपको। एक बात बताओ, O आपको पता है ओरिजिन है और P आपको पता है एक्स वाई जेड है, तो OP वेक्टर बना सकते हो क्या? OP वेक्टर
ओ आपको पता है, पी पता है, तो बाद वाला माइनस पहले वाला आई जे के लगाओ। ओपी वेक्टर क्या आएगा, एक्स माइनस जीरो आई, वाई माइनस जीरो जे, जेड माइनस जीरो के। ये बन गया सर ओपी वेक्टर। अच्छा, ओपी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बना लो यार, ओपी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। अच्छा, तो ओपी कैप, ओपी कैप का मतलब, ओपी कैप का मतलब ओपी अपॉन मॉड ऑफ ओपी। यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके मॉड से डिवाइड करना होगा। अच्छा, तो ओपी वेक्टर तो यही है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ओपी के मॉड से डिवाइड करना है, मतलब मॉड क्या होगा इसका, ओपी का अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ओपी कैप कितना आ गया, ओपी कैप आ गया, देखो ध्यान से, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई, एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई, वाई अपॉन अंडर रूट अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे, फिर जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। ये सर आ गया ओपी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ओपी कैप। अच्छा ये बताओ, आई जे के का कोफिशिएंट क्या है, आई जे के का कोफिशिएंट क्या है? अरे सर ये तो कोफिशिएंट वही है जो अभी हम लोग कॉस अल्फा पढ़े थे, देखो ध्यान से, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, कॉस अल्फा। अच्छा, मतलब ओपी कैप, ओपी कैप ये ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, एल आई एम जे एन के, एल मतलब वही कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा, एन मतलब कॉस गामा। तो यही तो है, देखो ध्यान से, ये कॉस अल्फा आई, कॉस बीटा जे, कॉस गामा के, कॉस अल्फा को एल, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन। अब इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं, अब समझो, कहना ये चाहते हैं कि अगर किसी लाइन सेगमेंट का आपको डीसी पता है, डीसी, इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप ये समझे कि यार इसी डीसी में आई जे के लगा के अगर जोड़ दे तो ओपी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बन जाएगा। मतलब कहीं वेक्टर से आपका अगर यूज करना होगा, ये डायरेक्शन को साइन को वेक्टर बना के यूज करना होगा तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, किसी लाइन सेगमेंट का अगर आपको डीसी पता है, मतलब आपको उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, ये बात होता है डीसी का। समझ गए कि नहीं बेटा, क्या बताया है, किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का अगर आपको डीसी पता है, इसका मतलब उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता है, ये मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन का इन टर्म ऑफ वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा नोट करने वाला कुछ पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। देखो, इफ ए डायरेक्टेड लाइन ओपी, डायरेक्टेड लाइन ओपी का डीसी अगर आपको एल एम एन दिया है और डायरेक्शन उल्टा कर दे, अगर आपसे कहे कि डायरेक्टेड लाइन पीओ, देखो पहले डायरेक्टेड लाइन ओपी था, मतलब डायरेक्शन ओ से पी था, अब डायरेक्शन पीओ कर दिया, मतलब पी से ओ, तो डीसी क्या हो जाएगा, माइनस एल माइनस एम माइनस एल। सिंपल सा बात है, जैसे वेक्टर होता है भाई, अगर आपको जैसे ओपी वेक्टर कुछ पता है, अगर ओपी वेक्टर आपको पता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और आपसे कहे कि पीओ वेक्टर बनाओ, मतलब डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो माइनस साइन हो जाता है। तो वही बात है, अगर ओपी का डीसी एल एम एन है, पीओ का डीसी पूछेगा तो माइनस साइन बस लगा देना, माइनस एल माइनस एम माइनस एल। इफ ए डायरेक्टेड लाइन ओपी का डीसी एल एम एन है तो पीओ का माइनस एल माइनस एम माइनस, मतलब जो भी डीसी रहेगा माइनस साइन तीनों में लगा देना, आ जाएगा पीओ का डीसी। ठीक है सर। अगला पॉइंट, डीसी अब एक्स एक्सिस क्या होगा, सुनो पीछे आते हैं। ये बताओ, अगर आपसे कहे कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे, जैसे मान लो पॉइंट एक्स एक्सिस पे एम है, तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा यार एक्स एक्सिस पे। अच्छा, वाई और जेड जीरो हो जाएगा, तो देखो ओपी क्या बन जाएगा, ओपी बन जाएगा एक्स आई, और ओपी का मॉड कितना एक्स, ओपी का मॉड कितना एक्स, तो एक्स आई में एक्स से डिवाइड करेंगे तो आई का कोफिशिएंट 1 और जे और के का कोफिशिएंट 0, तब डीसी क्या हो जाएगा 1 0 0 भाई। तो एक्स एक्सिस का जो डीसी होता है ये 1 0 0 होता है। अच्छा, माइनस क्यों हो गया, अरे जैसे यहां लिखे थे भाई, किसी एक लाइन का, देखो लाइन तो वही है, ओपी और पीओ लाइन सेम है, बस डायरेक्शन उल्टा करने पे माइनस हो गया, तो वही बात है। एक्स एक्सिस अगर इधर पॉजिटिव साइड में है, इसका अगर डीसी 1 0 0 है,
अरे निगेटिव साइड भी तो एक्स एक्सिस होता है सर, इसका डीसी अगर कहे तो -100 हो जाएगा, वही बात लिखा है। डीसी ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है 100 या -100, वाई एक्सिस का 010 0 -10, जेड एक्सिस का 001 या 00 -1। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डीसी होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, जो डीसी हम लोग लिखे थे कॉस अल्फा क्या लिखे थे, एक्स अपॉन ये लिखे थे, कॉस बीटा क्या लिखे थे, वाई अपॉन, इसी तरह कॉस गामा लिखे थे। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0 कर देना, ये आ जाएगा 1, वाई और जेड 0, वाई 0 रखते ही 0, जेड 0 रखते ही 0। देखो एक्स एक्सिस का डीसी आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा 100। और माइनस तो इसलिए बस लिखा है, डायरेक्शन उल्टा करने पे माइनस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी नोट करने वाला है, नोट कर लेंगे आप। इफ ए डायरेक्टेड लाइन ओपी, फिर से देखो फिगर बनाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक ओपी लाइन का सेगमेंट ले लिए, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। और मान लो कि अगर आपको ओपी का लंबाई दिया है आर, ओपी का लंबाई दिया है आर, ठीक है सर ना, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये आर है ना। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी का डीसी आपको पता है, ओपी का डीसी पता है LMN, और उसका लेंथ पता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी जो होगा वो यहां आर कर लेना, LR MR NR होगा, मतलब ये होगा LR MR NR। ये कैसे आया सर, समझ में नहीं आया सर। देखो कैसे आया, कॉस अल्फा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं सर x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के ही तो r बोला है। अच्छा, और कॉस अल्फा को ही बोलते हैं l, तो x बराबर LR, उसी तरह y बराबर निकालेंगे MR, z बराबर NR। ये होता है। अगर आपको ऐसा कभी दिया हो, ओरिजिन से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो, ओरिजिन से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो, तो आगे आप पूछना, और नहीं पूछोगे तो दोनों आंसर बताना कि यार ओरिजिन से r डिस्टेंस ऊपर चलें कि r डिस्टेंस नीचे चले। अगर r डिस्टेंस ऊपर चलोगे तो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा LR, MR, NR, समझिएगा कैसे आया। और नीचे वाला अगर चलेंगे तो -LR, -MR, -NR होगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे दोनों पॉसिबल है ना यार। अरे किसी पॉइंट से, जैसे मान लो ओरिजिन यहाँ है, तो यहाँ से हमारे पास संभावना क्या है कि यार हम लोग ऊपर चल दें या नीचे चल दें, दो संभावना है r डिस्टेंस पे। अच्छा, अगर नीचे चलने का मतलब क्या हुआ, नीचे चलने का मतलब उसका डीसी बदल जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। जैसे अगर ऊपर का डायरेक्शन, अगर ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो वेक्टर है LIMJNK, तो नीचे वाला वेक्टर क्या होगा -LI -MJ -NK, तो नीचे वाले में -LR -MR -NR होगा। सिंपल सी बात। अच्छा, ये तो आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद एक पॉइंट और नोट करके लिखो, इसके नीचे ही, अगर मान लो आपको x1 y1 z1 दिया है, x1 y1 z1 कोई पॉइंट है, यहां क्या था, ओरिजिन से r डिस्टेंस पे पॉइंट था। अब मैं कह रहा हूं कि x1 y1 z1 से r डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो ये होता है x1 प्लस माइनस LR, y1 प्लस माइनस MR, z1 प्लस माइनस NR। x1 y1 z1 से r डिस्टेंस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस माइनस LR, y1 प्लस माइनस MR, z1 प्लस माइनस NR। यहां भी वही है, अरे 0 प्लस माइनस LR मतलब वही प्लस LR और माइनस LR आ जाएगा। 0 में अगर LR या माइनस LR जोड़ेंगे तो अच्छा, ये जानते हो क्या है, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट का पैरामेट्रिक फॉर्म है। याद दिलाते हैं स्ट्रेट लाइन में, याद करो x1 y1 से r डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बताए थे,
x1 y1 से r डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताए थे सर, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, और प्लस माइनस दोनों लगाए थे क्योंकि ऊपर वाले में प्लस नीचे वाले में माइनस। x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा को ही L बोलते हैं हम लोग यहाँ 3D में, और साइन थीटा, अरे x एक्सिस से अगर अल्फा है तो y एक्सिस से क्या हो जाएगा 90 माइनस। तो अगर आप साइन अगर x एक्सिस से अल्फा बना रहे हैं तो y से बीटा अगर बना रहे हैं तो 90 माइनस अल्फा मतलब वो कॉस में बदल जाएगा। इसी तरह जेड वाला, ये कुल मिला के स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग पढ़े थे वही है x1 y1 से r डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x1 प्लस आर कॉस थीटा। देखो x1 प्लस आर, ये L को कॉस थीटा ही बोलते हैं भाई, कॉस अल्फा, y1 प्लस आर साइन थीटा होता था, यहाँ m हो जाता है z1 प्लस एन आर हो जाता है। और x1 y1 z1 से r डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होता है। एक एग्जांपल ट्राई करो भाई, जितना पढ़ा है उसी का यूज करना है। एक लाइन x एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है, y एक्सिस से 60 डिग्री, और z एक्सिस से एंगल नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि z एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है 90 से ज्यादा। फाइंड एंगल विद z एक्सिस एंड आल्सो फाइंड DC ऑफ लाइन। x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल अल्फा। y एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं बीटा, और z एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं गामा। और गामा के विषय में लिखा है कि गामा ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब गामा 90 से ज्यादा होगा। सही सर, गामा क्या होगा 90 से ज्यादा, क्योंकि गामा क्या लिखा है ऑब्ट्यूस एंगल है। अब कोई भी सवाल डायरेक्शन कोसाइन का करना, ये तो सर लिख के बैठ जाना, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का सम हमेशा 1 रहता है। अल्फा की जगह पुट कर दो 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर 45 1/2, कॉस स्क्वायर 60 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। सही सर, तो कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू आ गया, देखो 1 माइनस 1/2 1/2, 1/2 में से 1/4 जाएगा 1/4। तो कॉस गामा का वैल्यू 1/2 आएगा या माइनस 1/2 आएगा। सही, लेकिन 1/2 हम ले नहीं सकते, क्यों भाई, क्योंकि गामा 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल होगा। अब कॉस गामा माइनस 1/2 है तो गामा कितना, 120 डिग्री होता है भाई। तो पहला सवाल तो यही था कि जेड एक्सिस से एंगल बताओ, तो आंसर क्या बताओगे 120 डिग्री। दूसरा सवाल था डीसी बताओ, अरे डीसी कुछ नहीं होता, बस वही होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फा कितना 45 है तो 1/√2, 60 है तो 1/2, और कॉस गामा का वैल्यू -1/2। ये आपका हो गया डीसी और ये हो गया एंगल। यही दोनों पूछा था इस सवाल में। समझ में आया भाई, बहुत ही आसान है यार ये तो। अल्फा की जगह कितना है 45, बीटा की जगह कितना है 60, और गामा क्या लिखा था 90 से ज़्यादा। कोई भी सवाल करना, एंगल अगर डायरेक्शन एंगल या डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड रहे तो तुरंत ये रिलेशन तो लिख ही दिया करो, क्योंकि ऑलवेज ट्रू होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। अब वैल्यू भर दो, बस खत्म हो गया सवाल। कि लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड, लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कहीं पे ये शब्द लिखा है, लाइन लिखा है, लाइन्स नहीं लाइन, लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या समझे कि लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो ऐसा अगर कभी क्वेश्चन रहे कि कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, कहे उसका डीसी बताओ, तो यार इस सवाल में अगर ये क्वेश्चन मानो क्या नोट कर लो, बल्कि क्वेश्चन क्या ऐसे नोट कर लो कि कभी अगर ऐसा टर्म लिखा है कि कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अरे इक्वल एंगल बना रहे भाई। तो रिलेशन क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का सम 1। तुरंत वैल्यू भर दो सब जगह, कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा का जगह भी अल्फा ही भर दो भाई,
क्योंकि तीनों बराबर है, गामा की जगह भी अल्फ़ा ही भर दो, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू 1/3, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1/3, तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कितना ±1/√3। उसी तरह कॉस बीटा भी ±1/√3, कॉस गामा भी ±1/√3। तो ये टर्म अगर कहीं लिखा हो कि लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ध्यान रखिएगा कि उसका डीसी क्या लेना होता है, ±1/√3। डायरेक्शन मतलब ये प्लस लेना है कि माइनस लेना है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल लिखा है या एक्यूट एंगल लिखा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे इस सवाल में ही देख लो, ऑब्ट्यूस एंगल लिखा था तो इसका मतलब माइनस वाला लेना था, जो अभी सवाल किए थे देखिए थे आप, जैसे यहाँ देखो माइनस वाला लिए थे, और अगर कभी एक्यूट एंगल लिखा रहे तो प्लस वाला लेना है। समझ गए कि नहीं, क्या करें? तो इक्वली इंक्लाइंड लाइन का जो डीसी होता है वो क्या होता है, ±1/√3 ±1/√3 ±1/√3। ये सर आप ध्यान दीजिएगा, +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3। चलो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, नोट यहाँ तक करके इसके बाद एक क्वेश्चन आप घर के लिए लिखें, होमवर्क, मतलब इसमें नहीं, बोर्ड में नहीं दिया है, मैं अपने से बोल रहा हूँ आपको, मतलब ऐसे एक सिंपल सा सवाल सोच के आंसर मुझे अगले क्लास में बताना है। क्या सिंपल सवाल है, कितने ऐसे लाइन होंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होंगे? लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर इन 3D स्पेस। क्वेश्चन लिख लो, हाउ मेनी लाइन्स आर इन 3D स्पेस विच आर इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। आंसर बस बता देना, कितने लाइन होंगे, 2 लाइन होंगे, 4 लाइन होंगे, 6 लाइन होंगे, 8 लाइन होंगे, जितने भी होंगे। क्वेश्चन लिख लिया ना, हाउ मेनी लाइन्स आर इन 3D स्पेस विच आर इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो इसको सोच के नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब देना, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग डायरेक्शन रेशियो के विषय में सीखेंगे, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो। तो आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।